स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी अनधिकार चेष्टा। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहीं आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसाकर गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहाँ क्यों फंसी है। तब आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर वह अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से वहां गड़ी थी, इसलिए बाहर नहीं निकली। लेकिन बंदर भी हट्ठी था। वह पूरे बल से कील निकालने में जूझ गया। अंत में भारी झटके के साथ वह कील निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें। दमनक ने कहा, करटक, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है। स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। करतक, हमारी हित चिंता से क्या होता है। हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान अप्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी रहने वाले को ही अपनात है। करटक, तब क्या किया जाए। अपना अभिप्राय स्पष्ट स्पष्ट कह दें। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण जानकर संधि, विग्रह, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह देंगे। करटक, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है। दमनक, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भ्रूभंगी से वे सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना लेगा। करटक, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है। स्वामी को वश में कैसे करेगा। दमनक, मैंने तो बचपन में अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है। मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। करटक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक आने दो। दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है। बहुत दिनों बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है। दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं। फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब दिया है। उसका भी कारण है। जहाँ काज की जगह मणि और मणि के स्थान पर काज जरा जाए, वहां अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहां पारखी नहीं, वहां रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पर आश्रयी होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है। 6 कानों में कोई भेद गुप्त नहीं रह सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ,
रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया, दमनक स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना क्यों लौट आए थे? इसका कारण क्या था? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। दमनक देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती है, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती है। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोच वह कहने लगा, पिंगलक दमनक, दूर से जो यह हुंकार की आवाज आ रही है उसे तुम सुनते हो? दमनक, सुनता हूँ स्वामी। उससे क्या हुआ? पिंगलक दमनक, मैं इस वन चले जाने की बात सोच रहा हूँ। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। भेरी, मृदंग, पटह, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वे यहीं राज्य करते रहे हैं। इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितने जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी कैसी है? दमनक ने तब कहा, ध्यान देकर सुनिए। कहानी, ढोल की पोल। शब्द मात्र से डरना उचित नहीं। गोमायु नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर की बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थी। उस प्रहार से ढोल से बड़े जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे मैं यहां से भाग जाता हूं। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। ये सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से शब्द आ रहा था। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। ये सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब ढोल में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसमें रक्त मांस मज्जा थे ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। इन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं? दमनक, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं। जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। ये संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं शीघ्र ही शब्द का स्वरूप देख कर आऊंगा। दमनक, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ें, समुद्र में छलांग मार दूं। पिंगलक दमनक, जाओ इस शब्द का पता लगाओ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह पदच्युत है, उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे सदा अपने इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। ये सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ
दूसरे स्थान पर अकेला चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेले आया देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देख लिया तुमने? दमनक, आपकी दया से देखा स्वामी। पिंगलक, सचमुच? दमनक, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूंगा? पिंगलक, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या? और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक? दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जिस काम को बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते उस काम को छोटी सी बुद्धि कर सकती है। पिंगलक, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूं। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों भरता रहता है? संजीवक, यह पिंगलक कौन? दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहां वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले। दमनक, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहक बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बतलाया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे ये सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक, सच कहते हो दमनक, भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निश्चलता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? दमनक, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंडी का वाहन रूप शेर पिंगलक पहले से ही रहता है। तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक, फिर उसने क्या कहा? दमनक, उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न है। बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, मेरे साथ आ जाओ। किंतु राजप्रसाद में जाकर अभिमानी ना हो जाना, मुझसे मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य छलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दाहिना हाथ उठाकर संजीवक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका। अन्य इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सब वृत्तांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वंचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन करटक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वंचर पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी।
प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। कर्टक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। शेर और बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में डील कर दी। कर्टक दमनक शेर का उच्चिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब यह उच्चिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। कर्टक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, कर्टक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत ही हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है, यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। कर्टक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। कर्टक, यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेंच जानता हूँ। कर्टक, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक भाई, मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शस्त्रास्त्र से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काकपत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्टक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने तब सांप और कौवे की कहानी सुनाई। कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस, उपायेन ही यच्छक्यम न तच्छक्यम पराक्रमय। उपाय द्वारा जो काम हो जाता है वह पराक्रम नहीं हो पाता। एक स्थान पर वटवृक्ष की एक बड़ी खोल में एक कौवा कौवी रहते थे। उसी खोल के पास एक काला सांप भी रहता था। वह सांप कौवी के नन्हे नन्हे बच्चों को उनके पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। दोनों इससे बहुत दुखी थे। अंत में दोनों ने अपनी दुख भरी कथा उस वृक्ष के नीचे रहने वाले एक गीदड़ को सुनाई और उससे यह भी पूछा कि अब क्या किया जाए। सांप वाले घर में रहना प्राणघातक है, गीदड़ ने कहा। इसका उपाय चतुराई से ही हो सकता है। शत्रु पर उपाय द्वारा विजय पाना अधिक आसान है। एक बार एक बगुला बहुत सी उत्तम, मध्यम, अधम मछलियों को खाकर प्रलोभनवश एक करकट के हाथों उपाय से ही मारा गया था। दोनों ने पूछा, कैसे? तब गीदड़ ने कहा, सुनो कहानी। बगुला भगत, उपाय से शत्रु को जीतो, हथियार से नहीं। एक जंगल में बेहद सी मछलियों से भरा एक तालाब था। एक बगुला वहां दिन प्रतिदिन मछलियों को खाने के लिए आता था, किंतु वृद्ध होने के कारण मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इस तरह भूख से व्याकुल हुआ वह एक दिन अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि एक केकड़ा उधर आया। उसने बगुले को निरंतर आंसू बहाते देखा तो कहा, मामा, आज तुम पहले की तरह आनंद से भोजन नहीं कर रहे और आंखों से आंसू बहाते हुए बैठे हो, इसका क्या कारण है? बगुले ने कहा, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मुझे मछलियों को भोजन बनाने से विरक्ति हो चुकी है। आजकल अनशन कर रहा हूँ, इसी से मैं पास में आई मछलियों को भी नहीं पकड़ता। केकड़े ने यह सुनकर पूछा, मामा, इस वैराग्य का कारण क्या है? बगुला, मित्र, बात यह है कि मैंने इस तालाब में जन्म लिया, बचपन से ही यही रहा हूँ और यही मेरी उम्र गुजरी है। इस तालाब और तालाब वासियों से मेरा प्रेम है, किंतु मैंने सुना है कि अब बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी। केकड़ा, किससे सुना है? बगुला, एक ज्योतिषी से सुना है। शनिश्चर जब शक्टाकार रोहिणी तारक मंडल को खंडित करके शुक्र के साथ एक राशि में जाएगा, तब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी पर पाप फैल जाएगा। माता पिता अपनी संतान का भक्षण करने लगेंगे। इस तालाब में पहले ही पानी कम है, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसके सूखने पर मेरे सब बचपन के साथी, जिनके बीच मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, मर जाएंगे। उनके वियोग दुख की कल्पना से ही मैं इतना रो रहा हूँ और इसीलिए मैंने अनशन किया है। दूसरे जलाशयों से भी जलचर अपने छोटे छोटे तालाब छोड़कर बड़ी बड़ी झीलों में चले जा रही है। बड़े बड़े जलचर तो स्वयं ही चले जाते हैं, छोटों के लिए ही कठिनाई है। दुर्भाग्य से इस जलाशय के जलचर बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, मानो कुछ होने वाला ही नहीं है। उनके लिए ही मैं रो रहा हूँ, उनका वंश नाश हो जाएगा। केकड़े ने बगुले के मुख से यह बात सुनकर अन्य सब मछलियों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर जलाशय के सभी जलचरों, मछलियों, कछुओं आदि ने बगुले को घेर कर पूछना शुरू कर दिया, मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है?
बगुला बोला। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रचुर जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। तुम यदि है मेरी पीठ पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वहां ले चलूंगा। ये सुनकर सभी मछलियों, कछुओं और अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए चारों ओर से घेर लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, पहले मुझे, पहले मुझे। वह दुष्ट सबको बारी बारी अपनी पीठ पर बिठाकर जलाशय से कुछ दूर ले जाता और वहां एक शिला पर उन्हें पटक पटक कर मार देता था। उन्हें खाकर दूसरे दिन वह फिर जलाशय में आ जाता और नए शिकार ले जाता। कुछ दिन बाद केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, मेरी तुमसे पहले पहल भेंट हुई थी, फिर भी आज तक मुझे नहीं ले गए। अब प्रायः सभी नए जलाशय तक पहुंच चुके हैं, आज मेरा भी उद्धार कर दो। केकड़े की बात सुनकर बगुले ने सोचा, मछलियां खाते खाते मेरा मन भी उब गया है। केकड़े का मांस चटनी का काम देगा, आज इसका ही आहार करूंगा। ये सोचकर उसने केकड़े को गर्दन पर बिठा लिया और चल दिया। केकड़े ने दूर से ही जब एक शिला पर मछलियों की हड्डी का पहाड़ सा लगा देखा तो वह समझ गया कि यह बगुला किस अभिप्राय से मछलियों को यहाँ लाता था। फिर भी वह असली बात को छिपाकर प्रकट में बोला, मामा, वह जलाशय अब कितनी दूर रह गया है? मेरे भार से तुम काफी थक गए होगे, इसलिए पूछ रहा हूं। बगुले ने सोचा, अब इसे सच्ची बात कह देने में भी कोई हानि नहीं है, इसलिए वह बोला, केकड़े साहब, दूसरे जलाशय की बात अब भूल जाओ। यह तो मेरी प्राण यात्रा चल रही थी, अब तेरा भी काल आ गया है। अंतिम समय में देवता का स्मरण कर ले। इसी शिला पर पटक कर तुझे भी मार डालूंगा और खा जाऊंगा। बगुला अभी यह बात कह ही रहा था कि केकड़े ने अपने तीखे दांत बगुले की नरम मुलायम गर्दन पर गड़ा दिए। बगुला वहीं मर गया, उसकी गर्दन कट गई। केकड़ा मृत बगुले की गर्दन लेकर धीरे धीरे अपने पुराने जलाशय पर ही आ गया। उसे देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या बात है, आज मामा नहीं आए? हम सब उनके साथ जलाशय पर जाने को तैयार बैठे हैं। केकड़े ने हंसकर उत्तर दिया, वो उस बगुले ने सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर एक शिला पर पटक कर मार दिया है। ये कहकर उसने अपने पास से बगुले की कटी हुई गर्दन दिखाई और कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब यहाँ आनंद से रहोगे। गीदड़ ने जब ये कथा सुनाई तो कौवे ने पूछा, मित्र, उस बगुले की तरह यह सांप भी किसी तरह मर सकता है। गीदड़, एक काम करो, तुम नगर के राजमहल में चले जाओ, वहां से रानी का कंठहार उठाकर सांप के बिल के पास रख दो। राजा के सैनिक कंठहार की खोज में आएंगे और सांप को मार देंगे। दूसरे ही दिन कौवी राजमहल के अंतपुर में जाकर एक कंठहार उठा लाई। राजा ने सिपाहियों को उस कौवी का पीछा करने का आदेश दिया। कौवी ने वह कंठहार सांप के बिल के पास रख दिया। सांप ने उस हार को देखकर उस पर अपना फन फैला दिया था। सिपाहियों ने सांप को लाठियों से मार दिया और कंठहार ले लिया। उस दिन के बाद कौवा कौवी की संतान को किसी सांप ने नहीं खाया। तभी मैं कहता हूँ कि उपाय से ही शत्रु को वश में कर लेना चाहिए। दमनक ने फिर कहा, सच तो यह है कि बुद्धि का स्थान बल से बहुत ऊंचा है। जिसके पास बुद्धि है वही बली है, बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ है। बुद्धिमान निर्बुद्धि को उसी तरह हरा देते हैं जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। करटक ने पूछा, दमनक ने तब शेर खरगोश की कथा सुनाई, कैसे? कहानी, सबसे बड़ा बल, बुद्धि बल। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के मृग, खरगोश, हरिण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु के शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मान की ओर चल पड़ा।
किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होंठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंशनाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी कह। मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन होता है? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उससे स्वयं निपट मैं लूंगा। हम में जो शेर अधिक बली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूं, इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी, यह तो सच है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितना जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। भासुरक, जरूर। उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उससे लगा। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगुनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपक्षी शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसलिए मैं कहता हूं कि बली वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद कर्तक से कहा, तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही मार्ग है। मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। कर्तक, मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। वहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक,
बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक स्वामी, आपको अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ? फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आ जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक, जो कहना हो निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं बैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था, पिंगलक का बल मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार नहीं है। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूंगा। दमनक के मुख से उन वज्र की तरह कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूर्छा आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे वश में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। ये सोचकर उसने पिंगलक के मन से संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए वैर भावना नहीं हो सकती। दमनक स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है। इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। पिंगलक दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। दमनक, यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है? आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा, तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी है, अतः उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाए। पिंगलक दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया है उसे राजसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं? फिर तेरे कहने से ही तो मैंने उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में वैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति वैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। दमनक स्वामी, यह आपकी भावुकता है। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। वैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी है, वह निरामिष भोजी। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वे दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। अपना सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से होना चाहिए। इसीलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की तीव्र गति के कारण मंद विसर्पिणी गूंग को मरना पड़ा था। पिंगलक ने पूछा, ये कथा कैसे है? दोस्तों, अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानियां। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना,
भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमे के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गड्ढे से नीचा है। जोरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को छांटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट छूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई छोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया
भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा। बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया। चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और छोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में झोंता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चकाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो, मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भरमनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दो, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चराना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हो, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने ग्राम खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा,
अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहां तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कड़ी कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींगे छुपा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बचा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी छाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं।
आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटीन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्दंडपन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोती रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने दुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्र के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चप्पल। कोई उछलता था,
कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूं। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूं। मैं तो समझता हो चुराए ले जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा, छोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।